ज्ञान राज जो कि केबीसी के सीजन 13 के पहले कंटेस्टेंट बने, जिन्होंने झारखंड का नाम रोशन कर अपने ज्ञान के भंडार को कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में अपना लोहा मनवाया। केबीसी में जाने के बाद किस प्रकार उनका अनुभव रहा, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी कौन है उनकी प्रेरणा का कारण, किससे प्रेरित होकर के अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। अपने राज इंटरनेशनल स्कूल नगरी को भविष्य की तकनीक के साथ चलाने के लिए आज से ही कार्य कर रहे, जिस प्रकार लाखों का पैकेज ठुकरा कर और अभी अपने स्कूल में बच्चों को ड्रोन रोबोटिक 10वीं के छात्र छात्राएं को भविष्य के साथ जीने का रास्ता दिखा रहे ज्ञान राज। बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 सलाहकारों में से एक युवा सलाहकार ज्ञान राज भी हैं। 3 इडियट के रणछोड़ दास छांछड़ को तो हम सभी जानते हैं, पर झारखंड के रणछोड़ दास छांछड़ को आज हम करेंगे मुलाकात। झारखंड के नगरी में रहने वाले ज्ञान राज जो कि अब झारखंड के रणछोड़ दास छांछड़ के रूप में विख्यात हो चुके हैं, कौन बनेगा करोड़पति में अपना लोहा मनवाकर लोगों के दिलों पे राज करा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी द्वारा उनको प्रोत्साहन मिला। 3 इडियट के रणछोड़ दास छांछड़ को तो हम सभी जानते हैं, पर झारखंड के रणछोड़ दास छांछड़ को आज हम करेंगे मुलाकात। झारखंड के नगरी में रहने वाले ज्ञान राज जो कि अब झारखंड के रणछोड़ दास छांछड़ के रूप में विख्यात हो चुके हैं, कौन बनेगा करोड़पति में अपना लोहा मनवाकर लोगों के दिलों पे राज करा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी द्वारा उनको प्रोत्साहन मिला। नमस्कार, मैं लीजा कुमारी, आप देख रहे हैं झारखंड अब तक। हमारे साथ आज मौजूद है ज्ञान राज जी। केबीसी में जा करके लोगों के दिल जीत लिए, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी ने भी उनकी जिस प्रकार से तारीफ करी थी वो काबिले तारीफ थी, और झारखंड का जिस प्रकार नाम रोशन करा वो बहुत ही बड़ी बात है, गौरव की बात है झारखंड के लिए। आइए उनसे बात शुरू करते हैं। आप जब केबीसी में गए और अमिताभ बच्चन जी को जब आपने पहली बार देखा, आपके मन में क्या चला था? क्या धड़कनें तेज़ हुई थी? केबीसी में जाने का एक मकसद यही था कि अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिलेगा, और केबीसी के स्टेज पर जब अमिताभ जी को मैंने पहली बार देखा तो कहा जा सकता है मैं काफ़ी एक तरीके से नर्वस सा फील कर रहा था। नर्वस सा इन द सेंस कि अमिताभ जी जो हैं देश के महानायक हैं, बहुत से लोगों के रोल मॉडल हैं, मेरे खुद के रोल मॉडल हैं, उनकी फिल्में देखकर हम बड़े हुए हैं, और उनसे मिलना एक सपने के सच होना जैसा है। तो केबीसी के मंच पे जब मैंने पहली बार अमिताभ जी को देखा तो काफ़ी एक तरीके से कहा जा सकता है नर्वसनेस ना चीज़ें तब ज़्यादा और बढ़ गई जब मुझे पता चला कि मैं फर्स्ट कंटेस्टेंट हूँ और मुझे ही सबसे पहले उनको फेस करना है। केबीसी के सीजन का जो एक तरीके से कहा जा सकता है स्टार्टिंग मेरे से हो रही है, तो नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे इस चीज़ का एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये था कि अमिताभ जी से मैं पहली बार कैसे बातचीत करूँगा, मैं क्या बोलूँगा उनसे, उनके क्वेश्चंस को मैं कैसे प्रॉपर्ली जवाब दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, क्या मैं अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से रख पाऊँगा या नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें मन में चल रही थी। लेकिन जब अमिताभ जी से मिलना हुआ, जब अमिताभ जी से बातचीत हुई, तो ऐसा कभी नहीं लगा कि एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी से मैं मिल रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ मुझे कंफर्टेबल फील कराया, मुझे एक तरीके से कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा महसूस कराया कि वो एज अ बड़े हम किसी बड़े पर्सन से बातचीत नहीं, मैं एक नॉर्मल पर्सन से बातचीत कर रहा हूँ। ये उनकी बड़प्पन है कि एक तरीके से वो हर एक आदमी के साथ इतने अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं कि लोग खुलकर अपनी बातें रख पाते हैं। उसके बाद जो पूरा एपिसोड का जो शूट का पार्ट था काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी बातचीत अमिताभ जी से हुई और उन्होंने मेरी बातों को काफ़ी ध्यान से सुना, अपनी बातें भी उन्होंने बहुत सी बताई, मज़ेदार एक्सपीरियंस था। तो क्या मन में चल रहा था कि हाँ, मेरे से शुरुआत क्यों होनी चाहिए?
पॉइंट ये है कि जैसे केबीसी की जो एपिसोड्स हैं वो कुछ दिन पहले शूट होते हैं और जब मैं शूट पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि ये जो एपिसोड है पर्टिकुलरली जो फर्स्ट एपिसोड है वो मेरे बर्थडे के दिन टेलीकास्ट होने वाला है। इनिशियली एक तरीके से मन में था कि अगर कोई चीज़ बर्थडे के दिन टेलीकास्ट हो रहा हो और अगर मैं उस दिन एज अ पार्टिसिपेंट टीवी पर दिखाई दूँ तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से मेरे लिए खुद के लिए एक बर्थडे गिफ्ट होगा और मुझे अच्छा लगा कि मेरा सिलेक्शन जो है फर्स्ट एपिसोड के लिए हुआ। और बड़ी बात ये रही कि उस एपिसोड के दौरान अमिताभ जी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता है कि अमिताभ जी आपके लिए बर्थडे सॉन्ग गाएँ। और जिस प्रकार उसमें एक क्वेश्चन था थ्री इडियट मूवी से रिलेटेड, आपका वो दूसरा क्वेश्चन था कि अच्छा पहला क्वेश्चन आपका वो था, तो उसमें आप उसी मूवी से प्रेरित हो करके जिस उसकी मेन पार्ट से आप प्रेरित हुए हैं, उनके मेन जो कैरेक्टर है उनसे प्रेरित होकर के आप इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, तो आपको वहाँ कैसा महसूस हुआ था जब आपसे वो क्वेश्चन आया आपके सामने? जहाँ तक रही बात थ्री इडियट्स की जो फ़िल्म की स्टोरी है और उनके जो किरदार है रेंचो आमिर खान जी ने जो किरदार निभाया है उनकी स्टोरी और मेरी लाइफ की स्टोरी बहुत हद तक मिलती जुलती है और मेरा एक पसंदीदा फिल्म ये कहा जा सकता है कि जिसको कहा जाता है मेरा फेवरेट फिल्म थ्री इडियट्स ही है। तो पहला क्वेश्चन जब थ्री इडियट्स से था तो काफ़ी अच्छा लगा कि चलिए यहाँ से ही शुरुआत हो रही है क्वेश्चन की और एक तरीके से कहा जाता है कि पहला क्वेश्चन जब आसान हो तो आगे की जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। तो मुझे अच्छा लगा कि पहला क्वेश्चन थ्री इडियट्स से था। रही बात कि जब यानी केबीसी के प्रिपरेशन का जो दौर था तो उस वक्त मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, तो मैंने उनको कहा था कि जो है आई थिंक कि फ़िल्मों से रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं तो कुछ ऐसे फ़िल्मों पर मुझे ध्यान देना चाहिए जिससे शायद क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने अपनी जर्नी में बताया था कि थ्री इडियट्स फिल्म से मैं इंस्पायर्ड हूँ, तो मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि आमिर खान से रिलेटेड या थ्री इडियट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और पहला ही क्वेश्चन उनसे था तो काफ़ी अच्छा लगा। आपने क्या तैयारी करके रखी थी? केबीसी में जाने की क्या कोई तैयारियां पहले से थी कि ऐसे ही चले गए? जहाँ तक रही बात कि केबीसी में एज अ पार्टिसिपेंट मैं बनूँ, इसके लिए स्पेशली मैंने कोई पहले से कोई खास प्रिपरेशन नहीं किया था। जैसे होता क्या है कि ये तो एक लॉकडाउन का पीरियड था और लॉकडाउन के पीरियड के दौरान मुझे काफ़ी समय मिला, तो इस कारण से मैंने सोचा चलिए मैं ट्राई मार लेता हूँ कि क्या हो सकता है लक हो जाए। क्योंकि जैसे जानकारी में बता दूं कि नियरली इस ईयर जो थे 2 करोड़ लोगों ने इंडिया से पार्टिसिपेट किया था। 2 करोड़ लोगों में से सिर्फ 200 ही लोगों को वो चांस मिल पाया कि वो अमिताभ जी से आप रूबरू हो पाए, अमिताभ जी तक अपनी बात रख पाए। तो ये बहुत रेयर होता है, एक तरीके से कहा जाएगा, जब परसेंटेज हम लोग निकाले तो काफ़ी बहुत छोटा हिस्सा होता है जो लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया था कि केबीसी के लिए मैं सिलेक्ट हो जाऊँ और अच्छा रहा। उसकी एक जर्नी होती है, अंदर में बहुत से स्टेजेस होते हैं, काफ़ी स्टेजेस को पार करने के बाद हॉट सीट तक हम पहुँच पाए। जब मेरा ये सिलेक्शन हो गया कि नहीं मैं हॉट सीट पे जाने वाला हूँ, अमिताभ जी को फेस करने वाला हूँ, तब जाकर मैंने थोड़ी बहुत जनरल स्टडीज़ को एक तरीके से कहते हैं रिफ्रेश किया सो डैट कि क्वेश्चंस का मैं एक अच्छे तरीके से जवाब दे पाऊँ। आपने यहाँ पे जिस प्रकार से स्कूल, आपका ये अपना स्कूल है, आपके माता पिता ने इसकी स्थापना करी थी, तो अब आप इस स्कूल को किस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं? क्या भविष्य देखना चाहते हैं यहाँ के बच्चों का? ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ये स्कूल आज से लगभग 26 साल पहले हमारे फादर और मदर ने स्टार्ट किया था और तब से लेकर अब तक में इस स्कूल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। आज इस स्कूल को, राज इंटरनेशनल स्कूल को पूरी दुनिया पहचानती है। केबीसी के कारण स्कूल की पहचान, मेरे कार्यों की पहचान काफ़ी दूर दूर तक पहुंची है। जहाँ तक रही बात कि यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, तो मैं पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जो जॉब है एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, मुझे काफ़ी जॉब ऑफर्स मिले थे, पैकेजेस मिले थे, लेकिन मैंने वो सब चीज़ों को इसलिए छोड़ा कि मेरी एक सोच थी कि मैं वापस अपने गाँव में आऊँ, इस स्कूल को इतना इम्प्रूव करूँ कि आज यहाँ से एक इंजीनियर है, कल यहाँ से 1000 इंजीनियर बने। और इसी सोच के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। अब इस स्कूल में ऐसे बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग करते हैं जो झारखंड में शायद ही कहीं होता हो। हमारे स्कूल में बच्चों को हम रोबोटिक्स की क्लासेस कराते हैं, यहाँ पे ड्रोन मेकिंग बच्चों को सिखाया जाता है, 3D प्रिंटर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, ऐसी चीज़ें जिसको बोला जाता है टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर। हमारे बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर पे काम कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें जो हैं झारखंड में तो छोड़िए देश में भी शायद ही गिने चुने स्कूलों में अवेलेबल होंगी। आपकी प्रेरणा कौन है? आपकी कोई प्रेरणा तो होगी ना, ज़रूर। तो अगर हम प्रेरणा की बात करें तो मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी स्ट्रगल किया है। आज जहाँ पर आप हैं, आज आपको ये कि डेवलप्ड स्कूल, एक कंप्लीट स्कूल का जैसा ये फील दे रहा होगा, लेकिन आज से 26 साल पहले ये जिस जगह पर कि हम हैं आज, ये ऐसा नहीं था। ये एक बैकवर्ड गाँव था, लेकिन मेरी माँ ने इतनी मेहनत किया, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि आज ये बैकवर्ड गाँव या एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। अभी ये हमारा गाँव जो नगड़ी है, यहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। दूर दूर का मतलब ये नहीं कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, बल्कि अदर स्टेट से, मीन्स हमारे स्कूल में ही, हमारे हॉस्टल में ही वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, यानी कहा जा सकता है कि झारखंड के जितने भी नाइबर
बिहार से बच्चे जो हैं हॉस्टल में आकर पढ़ते हैं। तो रांची के बाद जो है एकदम कहा जा सकता है नगरी जो है झारखंड का एक बड़ा एजुकेशन हब है। आपने जिस प्रकार से 12th के बाद अभी तक का कुछ जीवन आपका संघर्षपूर्ण व्यतीत हुआ, तो किस प्रकार क्या संघर्ष रहा, किस प्रकार की चुनौतियाँ आई, बता सकते हैं क्या? जहाँ तक रही बात, मैंने 12th जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से किया था और 12th में मैं स्टेट टॉपर था। स्टेट टॉपर होने के कारण मुझे काफ़ी इन्विटेशंस थे, काफ़ी अच्छी जगहों से मुझे आगे फर्दर स्टडी के लिए इन्विटेशंस आया था। जैसे इसरो से मुझे इन्विटेशन आया था, इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग विंग से मुझे इन्विटेशन आया था कि मैं वहाँ पर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँ, और बहुत से जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे मुझे इन्विटेशंस थे। लेकिन उस दौरान मेरी मम्मी की हेल्थ इशूज़ के कारण मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि मुझे रांची में ही रहकर पढ़ाई करनी है, और फिर मैंने BIT मेसरा का सिलेक्शन किया अपनी आगे की स्टडी के लिए। उसके बाद मैंने BIT मेसरा से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन के साथ इंजीनियरिंग कंप्लीट की। 3rd ईयर में ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था। काफ़ी जॉब ऑफर्स मुझे मिले थे, लेकिन मैंने उन सारी चीज़ों को एक तरीके से कहा जा सकता है इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि मैंने ये पहले ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि मन बनाया हुआ था कि मुझे वापस अपने घर पे अपने गाँव पे लौटना है, और इस स्कूल को एक ऐसा मुकाम पर ले जाना है कि लोग इस स्कूल पे प्राउड करें, लोग ये फील करें कि नहीं, रांची झारखंड में भी कोई ऐसे स्कूल है जिसके बारे में दुनिया को पता है। आपको जैसे मैं बता भी दूं कि अभी इस स्कूल के बारे में या इस स्कूल के साथ अमेरिका से तक से लोग जुड़े हुए हैं। अमेरिका से भी जो इंजीनियर हैं वो इस स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने इनपुट्स जो है इस स्कूल को दे रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी से मिल चुके हैं, इसके मतलब आप उनके एक तरीके के सलाहकार में से एक है, 100 सलाहकार जो उनके यंग यूथ, उसमें से आप एक हैं। आपको कैसा महसूस होता है? मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के 100 युवा वैज्ञानिक सलाहकारों का जो एक परिषद है उसका सदस्य हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे जो इनपुट्स हैं, हमारी ओर से जो इन्फॉर्मेशन या जो इनपुट सरकार को दी जाती है, सरकार अपने पॉलिसीज़ में उन इनपुट्स को शामिल करती है। आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं? आप किस प्रकार से अपने इस लैब को आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्कूल को बढ़ाना चाहते हैं? आगे की योजनाओं के बारे में मैं बात करूं तो हमारा एक स्टार्टअप है, और एक स्टार्टअप के द्वारा हम जो इन्वेंशन यहाँ पर कर रहे हैं उसको हम लोग मार्केट पे लॉन्च करना चाहते हैं। अभी जस्ट हमारा एक स्टार्टअप एक प्रोडक्ट पे वर्क कर रहा है, इसका नाम है सेल्फ लर्निंग टूल SLT, और ये प्रोडक्ट जो है अभी फ्रांस की कंपनी दसोल्ट के साथ इसका टाई अप है, और जब ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो हम लोग इसे पैटेंट के लिए वर्क करेंगे। पैटेंट मिलने के बाद हम लोग इन सारी चीज़ों को मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो हमारा मकसद ये है कि लैब में सिर्फ चीज़ें बच्चे सिर्फ लर्न ना करें, बल्कि इस लैब में बनी चीज़ों को सोसाइटी भी यूज़ करे और सोसाइटी भी इसका प्रॉफिट ले पाए। तो यहाँ के जो बच्चे, आपको नहीं लगता उनकी उम्र काफ़ी छोटी हो जाती है? जिस प्रकार से आपने भी 10th करी होगी या 12th करी होगी, तो आपने भी इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी होंगी, पर आपके स्कूल में जैसे बच्चे रहते हैं और ये इन रोबोट्स वगैरह बनाते हुए देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही है। आप नहीं दिखा रहा है कि आगे की दुनिया अभी से दिखाना शुरू कर दे रहे हैं? पॉइंट ये है कि आज के बच्चे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं। अगर हम लोग बात करें आज से 10 साल 20 साल पहले इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, और बच्चे उतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते भी नहीं थे। आज के बच्चे अगर आप देखिए 2 साल 3 साल के बच्चे मोबाइल किसी बड़े पर्सन के कंपेरिजन में ज़्यादा बेहतर ऑपरेट कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, और बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद आती है। ये ऐसी चीज़ें नहीं जिसमें बच्चों को अगर कुछ कराना हो तो एज अ टीचर मुझे परेशानी होती। बच्चे खुद एक्साइटेड होते हैं इन सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए, और मेरी सोच से ज़्यादा वो बेहतर वर्क करते हैं। मुझे लगता है कि शायद बच्चों के लिए ये लेवल टफ हो, जैसे आपको लगा कि नहीं शायद ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए हो सकता है कि टफ हो, लेकिन बच्चों के लिए सारी चीज़ें आसान है। शायद बच्चे तो इससे भी बेहतर कुछ समय बाद करते हुए मिलेंगे आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा कुमारी, झारखंड अब तक।